जय हिंद। कैबिनेट मिशन हो गया था। कैबिनेट मिशन भारत किसके द्वारा भेजा गया था? कौन थे ब्रिटिश पीएम उस समय? एटली थे। अच्छा, कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया? क्योंकि आने वाली दो चीजें पहले फेल हो चुकी थी। कौन सी दो चीजें? एक आपका अगस्त प्रस्ताव और दूसरा क्रिप्स मिशन। फिर वेवेल ने एक शिमला सम्मेलन रखा बातचीत करने के लिए, वो भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो एटली की सरकार ने सोचा कि अब भारतीयों की मांगों को पूरा करने के लिए हमें एक कमीशन भेजना चाहिए, और वो कमीशन कौन सा था आपका? कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। अच्छा, कैबिनेट मिशन के नाम से क्यों जाना गया इसको? क्योंकि इसके जो तीनों मेंबर्स थे वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त थे। कहां पर? ब्रिटेन में। अच्छा, इसके तीन सदस्य कौन कौन थे? पहला नाम क्रेप्स, दूसरा नाम और तीसरा नाम। इन तीनों में इसके चेयरपर्सन या अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। ये भारत क्यों आए थे? कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? घूमने आया था? क्यों आया था? भारतीयों के लिए एक संविधान सभा, या उनकी भाषा में बोला जाए तो एक उत्तरदायी शासन को स्थापित करने के लिए, जिसकी बात ये कब से कर रहे हैं? मॉन्टेग्यू घोषणा याद है आपको? किस वर्ष आई थी? 1917। 1917 से ये एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हम भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इंडिया बनाना चाहते हैं। पर इन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि वो कब तक उस चीज को बनाने वाले। तो अब जाकर एटली ने भेजा और बोला देखो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो हम बनवाएंगे ही, आप जो हमसे बार बार डिमांड कर रहे हैं 1895 से लेकर कि हमें एक संविधान सभा चाहिए, और संविधान सभा तो चाहिए, संविधान सभा जो बनेगी उसमें जो मेंबर्स होंगे वो भी कौन होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। तो अब हम आपकी इन डिमांड्स को मानने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव को क्यों नहीं माना गया और क्रिप्स मिशन को क्यों पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, ये आप लोगों को क्लियर है? फिर कल हमने कैबिनेट मिशन में ये देखा था कि कैबिनेट मिशन ने जो अपनी मांगे रखी तो कुछ चीजों को बदलना पड़ गया, क्योंकि उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया हमारे राजनेताओं के द्वारा। जैसे आपको याद है कि प्रांतीय समूहीकरण की बात कही गई थी कि सभी प्रांत अपना संविधान बनाएंगे, प्रांत और वो एक ग्रुप्स में जाएंगे और वो ग्रुप्स मिलकर अपना संविधान बनाएंगे, और उसके बाद वो एक केंद्र का संविधान बनाएंगे। तो इस चीज को गांधी जी ने क्या बोल दिया कि ये हमें मंजूर नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर खुश थे कि अगर ये समूहीकरण हुआ तो जो ज्यादा वर्चस्व है वो किस समुदाय का बढ़ेगा? मुस्लिम। पर बाद में कैबिनेट मिशन ने इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। कैबिनेट मिशन ने बोला कि ठीक है, अब हम क्या करवाना चाहते हैं? अब हम एक संविधान सभा का गठन करवाना चाहते हैं। तो संविधान सभा का यदि गठन किया जाएगा, ठीक है, संविधान सभा का जब गठन किया जाएगा तो उसमें सदस्यों को बुलाया जाएगा। आपका जो सेंट्रल हॉल है वहां सदस्यों की बैठक होगी। अब ये जो सदस्य थे इनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389 निर्धारित की गई। जो आपकी संविधान सभा है इसमें सदस्य निर्धारित किए गए कितने? 389। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो सदस्य हैं इन सदस्यों के निर्धारण का आधार क्या था? एक सदस्य कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सदस्य आपका 10 लाख, 10 लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल कितने सदस्य आए हैं? 389। अब इनको भी डिवाइड कर दीजिए, कहां कहां से आए हैं? ये तीन क्षेत्रों से आए थे। पहला क्षेत्र आपका ब्रिटिश भारत प्रांत, ये ब्रिटिश प्रांत, इनकी संख्या कितनी है? ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी है? ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी है? 11। और इन 11 प्रांतों से सदस्य कितने आए? 292। यहां पर 4 सदस्य आपके कहां से आते हैं? ब्रिटिश आयुक्त प्रांतों से। ब्रिटिश आयुक्त प्रांतों से। अच्छा, एक बात बताइए, कितने सदस्य आए हैं? 4। और यहाँ पे 292, टोटल कितना हो चुका है? 296। एक बात बताइए, आपको पता है कि प्रांत क्या होते हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में हम जिन्हें राज्य कहते हैं उसे उस समय क्या बोला जाता था? प्रांत। आपको पता है बंगाल एक प्रांत था, उड़ीसा एक प्रांत था, बिहार एक प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था। हमारा मध्य प्रदेश जो एरिया है ये था आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये भी एक प्रांत था। तो ये तो हमें पता है कि चलो ये प्रांतों से सदस्य चुनकर आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है कि आपके 93 सदस्य कहां से आए? रियासतों से चुनकर आए। कितने सदस्य? 93। तो आपको रियासतें भी पता है कि रियासतें क्या होती हैं? जहां पर राजा महाराजाओं का राज होता है या जहां पर नवाब बैठते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है?
यहाँ पर किसी भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, यहाँ स्वयं का जो शासक होता है वही कानून चलाता है, उसकी खुद की सेना होती है और उसका खुद का राज होता है। ये रियासत थी। पर ये क्या है? ये ब्रिटिश आयुक्त प्रांत, ये ब्रिटिश आयुक्त प्रांत क्या है? ये समझ में आ गया हमें, ये भी समझ में आ गया, पर ये नई चीज क्या है जिसमें ये 4 सदस्य बैठे हुए हैं ब्रिटिशर्स के? तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम जो केंद्र शासित प्रदेश समझते हैं, जैसे दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी है, वैसे ही उस समय केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ होता था ब्रिटिश आयुक्त प्रांत। जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट किसका शासन होता है? केंद्र सरकार का। उसका जो मुख्य अधिकारी वहां पर बैठता है वो भी किसका होता है? केंद्र का होता है। वैसे ही यहां पर मुख्य अधिकारी किसका बैठता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का बैठता था। तो क्लियर है कि ब्रिटिश आयुक्त प्रांत क्या होता है। तो 292 सदस्य कहां से आए आपके? ब्रिटिश प्रांत से। 4 सदस्य आए ब्रिटिश आयुक्त प्रांत से और 93 सदस्य आए। तो टोटल 389 सदस्यों की सीटें डिसाइड की गई कि ये यहां से आने वाले हैं। पर एक बात बताओ, क्या ये अपॉइंट किए जाने वाले हैं कि आप जाओ और बैठ जाओ जाके संविधान सभा में, जिसने जो डिसाइड किया वो जाके बैठ सकता है? ये जो था ब्रिटिश प्रांत, इसमें प्रांतों की जो सदन थे उन सदन के सदस्यों द्वारा चुना गया कि हमारे बीच से कौन उठकर कहां जाएगा? संविधान सभा में जाएगा। पर जो रियासतें थी, प्रांतों में तो ठीक है आपने चुनकर भेज दिए, पर जो रियासतें थी, रियासतों ने क्या किया? राज प्रमुख अपने प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं और या चाहे तो वो स्वयं भी प्रतिनिधि बनकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से कितने 389 मेंबर्स डिसाइड किए गए। आगे देखते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप देखना हमारी संविधान सभा के ओरिजिनल फोटोज हैं ये। 1940 में अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव रखा गया था। इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं हमारी डिमांड को मंजूर? क्योंकि क्या शुरू हो चुका है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपका 1939 में शुरू हो गया था। और ये जो अगस्त प्रस्ताव है ये आपका कब आ गया है? 1940 में। क्योंकि इन्हें क्या चाहिए? इन्हें भारतीयों का साथ और भारतीय सैनिकों की सहायता चाहिए इस युद्ध में। परंतु अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में लिखा था कि इसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। एक बात याद रखना, 2 शब्द होते हैं। मैं एक समिति बनाऊंगा जिसमें मुख्य रूप से मैं आपको स्थान दूंगा, और मैं एक समिति बनाऊंगा जिसमें मैं केवल आपको स्थान दूंगा। दोनों में फर्क है। मैंने जो फर्स्ट शब्द बोला कि एक समिति बनाऊंगा जिसमें मुख्य रूप से आपको स्थान दूंगा, इसका मतलब है कि मैं आपको तो स्थान दूंगा ही दूंगा, पर मैं किसी और को भी वहां पर स्थान दूंगा और हो सकता है वो मेरे लोग हों। और यदि मैं आपसे बोलता हूं मैं एक समिति बनाऊंगा जिसमें मैं केवल आपको स्थान दूंगा, इसका मतलब है वो समिति केवल किसके द्वारा बनाई जाएगी? आप लोगों के द्वारा। तो भारतीयों को ये चीज समझ में आ गई कि ये संविधान सभा तो बना रहे हैं पर पूरे तौर पर भारतीयों को उसमें स्थान नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक रीजन था कि अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? फेल या खारिज या फिर अस्वीकार कर दिया गया। बाकी दूसरे रीजंस आपको पता है कि उन्होंने क्या बोला था कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, उसको भी हमने मानने से मना कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव में एक मांग और हमारे समक्ष रखी गई थी कि हम क्या करेंगे, वॉइस रॉय की काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ा देंगे। पर एट द एंड हमने इस प्रस्ताव को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को भेजा गया। किस वर्ष भेजा गया? 1942 में भेजा गया, जिसमें अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा भारतीयों के द्वारा ही निर्मित की जाएगी। परंतु क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भी अस्वीकृत किया गया क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा तथा भारतीयों के द्वारा इतना इंतजार नहीं किया जा सकता था। दूसरे पॉइंट्स अगर आप अलग रख दें जो हमने पढ़े हैं क्रिप्स मिशन के, तो इसके अलावा एक पॉइंट ये भी था कि क्रिप्स मिशन ने ये कहा था कि अभी आप शांत रहिए, भारतीय जो अभी इतना जो आप आवाज उठा रहे हैं, आप शांत रहिए, अभी हमारा सपोर्ट कर दीजिए किसमें? वर्ल्ड वॉर 2 में, क्योंकि हम उसमें उलझे हुए हैं और जैसे ही वर्ल्ड वॉर समाप्त होती है हम भारतीयों के लिए क्या बनाएंगे? एक संविधान सभा बनाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने कुछ मांग रखी थी जिसमें इन्होंने बोला था रियासतें चाहे तो स्वतंत्र हो सकती हैं, भारत चाहे तो संघ बनकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इन चीजों के कारण भी क्या किया भारतीयों ने? इसको आज स्वीकार कर दिया। तो आपका अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, आपका क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या बोला? पोस्ट डेटेड चेक, अर्थात ऐसा बैंक जो कभी भी दिवालिया हो सकता है। तो अब इस स्थिति में जब विश्व युद्ध अब समाप्त हो चुका है, एक नई सरकार बैठ चुकी है ब्रिटेन में, एटली की सरकार,
तो एटली की सरकार डिसाइड करती कि ठीक है, अब इन चीजों को खत्म करते हैं, बहुत समस्या पैदा हो रही है, भारत की तरफ से बहुत विरोध झेलना पड़ रहा है। अब समय आ गया है कि एक समझदारी के साथ भारतीयों की संविधान सभा का गठन किया जाए और उस संविधान सभा में उनका नेतृत्व करके एक अच्छे संविधान का निर्माण करवाकर भारत को क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। तो एटली की सरकार भेजती है 3 लोगों को, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। वो 3 लोग आकर बातचीत करते हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग डिमांड करती है किसकी, एक अलग क्षेत्र की या पाकिस्तान की, जिसे कैबिनेट मिशन क्या कर देता है, आज स्वीकार कर देता है। इसके बाद भी सारी चीजें जब ठीक होती हैं तो उसके बाद एक संविधान सभा के लिए निर्वाचन कराए जाते हैं, जो 389 सीटों पर कराए जाते हैं। तो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब ये 389 सीटों पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहली चीज ये समझ लिए, कुछ शब्द हैं। संविधान सभा क्या होती है, वह सभा जिस किसी देश का संविधान बनाने का कार्य जिसे सौंपा जाता है, वो संविधान सभा होती है। देशी रियासतें क्या होती हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के कुछ भाग सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में नहीं थे, यह भाग राजा महाराजाओं के अधीन थे। इन भागों को क्या कहा जाता है, देशी रियासतें, मतलब प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत 2 क्षेत्रों में बटा था। आपको पता है 2 क्षेत्र, यानी एक ब्रिटिश प्रांत और एक देशी रियासतें। पहला था ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र या अंग्रेजी भारत या अंग्रेज भारत। यह वह क्षेत्र था जहां सीधे तौर पर अंग्रेज शासन करते थे। इस क्षेत्र में 292 और 4 आपकी कौन सी आयुक्त प्रांत वाली सदस्य संविधान में लिए गए। ब्रिटिश भारत से चुने गए सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य थे। ये आपको पता है। केवल अपॉइंट कहां से किए गए थे सदस्य, रियासतों से किए गए थे। दूसरा देशी रियासतें, ऐसा क्षेत्र जहां राजा महाराजाओं का शासन था। इन क्षेत्र से कितने मेंबर्स, 93 मेंबर्स संविधान सभा में चुने गए थे। यह सभी सदस्य मनोनीत किए गए थे। तो हमें यह चीज याद रखना है कि प्रांतों से सदस्य निर्वाचित होकर आए थे और रियासतों से सदस्य मनोनीत किए गए थे। यानी आपके जो प्रांत हैं, प्रोविंस हैं, यहां से इलेक्ट होकर आए हैं, और जो आपके पिछली स्टेट्स हैं यहां से वो अपॉइंट किए गए हैं। फर्क समझ में आ रहा है, फर्क एकदम साफ है। कितने मेंबर्स रियासतों से, 93। वर्ष कौन सा चल रहा है, 1946। बात किस सभा की हो रही है, कौन सा मिशन भारत आया हुआ है, किसके द्वारा भेजा गया है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य हैं, और इस कैबिनेट सभा का अध्यक्ष कौन है। ये एक कहानी की तरह आपके दिमाग में चल रही हैं चीजें सारी, कि कैसे एक दूसरे से बातें हो रही हैं, चीजें हो रही हैं। अब जब इलेक्ट होता है उसके बाद देखना, जब पहली बार इलेक्शन होता है कितनी सीटों पर, 389। 93 तो डायरेक्ट चुन लिए गए, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब क्या होता है, हाँ ये चीज, 389 सदस्य संख्या किस प्रकार से निर्धारित की गई। भारत की जनसंख्या उस समय लगभग कितनी थी, 40 करोड़। 1946 में 40 करोड़ और आज 140 करोड़, 100 करोड़ प्लस हो गए। ठीक है, सबसे आगे कौन, भारत। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तब कैबिनेट मिशन ने किया कि एक सदस्य कम से कम, यह तय किया कि, तब कैबिनेट मिशन ने यह तय किया कि एक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या को, 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इस वजह से 40 करोड़ की जनसंख्या के कारण कितने सदस्य चुने गए, 389। इसके अलावा जिस प्रकार से वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार से ब्रिटिश शासन के दौरान 4 चीफ कमिश्नरी, अभी हमने इस बारे में बात की। इन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए, 4 सदस्य चुने गए हैं। ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही उन्हें चुना गया है। तो देखो, आज भी मैं आपको बता दूं, आज भी हमारा जो लोकतंत्र चल रहा है, सदनी व्यवस्था चल रही है, लोकसभा जो हमारे क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं, ये अभी आज भी अपडेट नहीं हुआ है ना। आज भी इस चीज को अपडेट नहीं किया गया है कि हमारे क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पे एक सांसद या एक विधायक होगा। अब आगे जाकर 2026 में शायद इसको क्या किया जाना है, अपडेट किया जाना है, जिस वजह से आपकी लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और शायद विधानसभा या विधानमंडलों की सीटों का भी क्या होगा, विस्तार आपको देखने मिलेगा। ये है आपके 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जहां से 4 सदस्य आए थे। पहला ब्रिटिश बलूचिस्तान, दूसरा दिल्ली, तीसरा अजमेर मेड़वाला और चौथा कुर्ग तथा अंडमान निकोबार समूह। ये 4 नाम दिमाग में सेव कर लो एकदम अच्छे तरीके से। 11 प्रांत आपको पता है, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो उस समय केंद्र शासित प्रदेश की तर्ज पर बनाए गए थे। ठीक है, ये नाम याद रहेंगे। पहला नाम बताओ, दूसरा नाम दिल्ली। देखो, पहला ब्रिटिश बलूचिस्तान, अच्छा ये ब्रिटिश बलूचिस्तान वही बलूचिस्तान है जो आज किसका भाग है, पाकिस्तान का भाग है। दूसरा क्षेत्र जो आज का दिल्ली है, तीसरा क्षेत्र अजमेर मेड़वाड़ा और चौथा क्षेत्र आपका कुर्ग और अंडमान द्वीप समूह। यदि आपको कभी ये सवाल पूछा जाए कि निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र है जो कभी ब्रिटिश आयुक्त प्रांत नहीं था, तो उसके लिए हमें 4 ब्रिटिश आयुक्त प्रांत जो थे
उनका नाम पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, संविधान सभा हेतु निर्वाचन। सबको डिसाइड हो गया कहां से कितने सदस्य बुलाने जाने हैं, सब क्लियर हो गया, अब निर्वाचन करवाते हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा हेतु निर्वाचन हुए। देखो कब हुए इलेक्शंस, जुलाई अगस्त में। यह चुनाव ब्रिटिश भारत हेतु आवंटित की गई 296 सीटों पर होंगे, क्योंकि 93 सीटें तो डायरेक्ट क्या होने वाली हैं, तो इलेक्शंस केवल कितनी सीटों पर होने हैं, 296, 292 प्लस 4 सीटों पर। इस निर्वाचन में कुल 389 सीटों पर संविधान सभा हेतु सदस्यों को बुलाया गया। अब ध्यान देना, इस संविधान सभा में मोस्ट इंपॉर्टेंट कितनी महिलाएं सदस्य चुनी गई, 15। ये है आपकी महिला सदस्य 15, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अभी याद कर लो, लाइफ टाइम के लिए याद कर लो। और आज के बाद कभी मत भूलना कि जब पहली बार संविधान सभा बैठी थी और उसके इलेक्शंस हुए थे, पहली बार भारत के प्रथम इलेक्शंस, तो उस समय संविधान सभा में कितनी महिलाएं बैठी थी, 15 महिला सदस्य बैठी थी। और इन 15 महिला सदस्य में से एक थी मुस्लिम महिला सदस्य, ये आपको याद रखना है, बेगम एजाज रसूल, उनका नाम अभी आएगा। और एक नाम आपको याद रखना है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में है, तो आपकी राजकुमारी अमृत कौर, क्योंकि उस समय जो मध्य प्रदेश था वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था, और इस क्षेत्र से चुनी गई थी कौन, राजकुमारी अमृत कौर, जो आगे चलकर स्वास्थ्य मंत्री भी बनेंगी। इसके बाद 3 कौन चुने गए, एंग्लो इंडियन। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको एंग्लो इंडियन क्या होता है ये नहीं पता है, कोई ऐसा कि एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन मतलब होता है कि उनकी या तो माता या पिता क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं। एक उनके या तो माता भारतीय हैं या तो पिता भारतीय हैं, और उनके पास जो सिटीजनशिप है वो कहाँ की है, भारत की है, तो उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। 31 कौन चुने गए, एससी। 31 कौन, एससी। और 6 कौन चुने गए थे, एसटी। तो चलो इसको हम अभी याद कर लेते हैं, हमें आगे इसको लेके जाना ही नहीं है। महिला कितनी, 15। ठीक है, इसके बाद एंग्लो इंडियंस कितने, एसटी कितने, 31। और एससी कितने, चलो फिर से बताओ, उल्टा हो गया। महिलाएं कितनी, 15। ठीक है, एंग्लो इंडियन कितने, 3। ठीक है, एसटी कितने, एससी कितने, 30। और एसटी कितने, क्लियर है। ये सदस्य चुने गए थे किसमें, ये जो 389 सदस्य है ना, ये उनमें है। तो ये तो हमने अभी डिवीजन किया। अभी मैंने आपको बताया नहीं कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं, मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती हैं, और अन्य ने कितनी सीटें जीती हैं। अभी केवल हम देख रहे हैं कि इसमें डिवीजन या इसमें कितने क्षेत्र रखे गए महिलाओं के लिए या एससी के लिए या एसटी के लिए। ठीक है, ये रिजर्व सीटें नहीं है, याद रखना, ये रिजर्व सीटें नहीं है कि 15 ही महिलाएं बैठेंगी, 16 भी हो सकती थी, 14 भी हो सकती थी, पर उस समय जो चुनकर आई वो कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। देखते हैं आगे, 389 सीट्स पे इलेक्शन होने हैं, सॉरी 296 सीट पे इलेक्शन होने हैं। अब टू उसमें देखना आप, कुल सीटों में 208 सदस्य कौन लेकर आता है, अपने प्रांतों में प्रांतों के सदस्यों के द्वारा चुनकर या जीतकर इलेक्ट होकर 208 सदस्य किसके बैठते हैं, कांग्रेस के। 73 सदस्य किसके बैठते हैं, मुस्लिम लीग के और अन्य सदस्य। और हम जानते हैं 93 कहां से आ रहे हैं, जो बिना इलेक्शन के डायरेक्ट अपॉइंट होकर आ रहे हैं। तो ये तो हमें पता है, इनको आप थोड़ा ध्यान दो जरा। 208 सदस्य, वर्ष कौन सा चल रहा है, पहले इलेक्शंस हो रहे हैं, किस चीज के लिए, इसमें कांग्रेस ने 296 में से कितनी सीटें जीती, 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने 73। आप सीधे इससे 20 कम कर देना, रियासतों से 20 कम कर देना, वो कौन निकलेगा आपका, और अन्य सीटें कितनी, 15। अब आप सीधे तौर पर देख रहे हैं यहाँ बहुमत अभी किसके पास है, सदन में जब बहुमत के साथ कांग्रेस बैठेगी तो हितों की बात ज्यादा किसकी सुनी जाएगी, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग तो यही परेशान होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता है कि संविधान सभा में हमारा वर्चस्व तो नहीं रहने वाला है। पर अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये पहली संविधान सभा चुनकर आ गई। ये चुनकर आके जब पहली बार संविधान में बैठेगी तो मुस्लिम लीग ने बहुत जोर शोर से आवाज निकाली, बॉयकॉट संविधान सभा, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। फिर जिन्ना की थोड़ी सी बुद्धि चली, उनकी बुद्धि ये चली, बॉयकॉट करे तो पूरे से ही निपट जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। चलो अभी अंदर गए तो कुछ तो आवाज उठा पाएंगे या कुछ तो विरोध कर पाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना कभी संविधान सभा के भीतर नहीं आए, ठीक है, उन्होंने अपने मुस्लिम लीग के सदस्यों को जरूर, साथियों को जरूर यहाँ पर भेज, जैसे लियाकत अली खान, लियाकत अली खान उनके मित्र थे, उन्हें जरूर उन्होंने संविधान सभा में बैठा भेजा।
जो उनका मत कहां पर रख सके, संविधान सभा में। ऐसा बहुत बार हुआ कि बहिष्कार भी किया, यानी संविधान सभा की मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। और इन्हें जब कुछ नहीं सूझता तो एक ही चीज चिल्लाते थे, हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान, हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान। जब बुद्धि नहीं चलती ना, जैसे आज भारत में नारे लगते हैं कि उन्हें पता नहीं है विरोध किस चीज को लेकर हो रहा है, या किस बात पर बात हो रही है, किस बिल का विरोध किया जा रहा है, पर नारे जब लगते हैं तो बिल्कुल जोरों शोरों से, है ना, कि अफजल गुरु जिंदाबाद, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। उनसे पूछो, इधर आओ, कौन है अफजल गुरु? भैया हमको नहीं पता, ये तो सब चिल्ला रहे हैं तो हम भी चिल्ला रहे हैं। ये है भारत के नारेबाज करने वाले लोग, है ना। ठीक है, उस बारे में किसी और दिन बात करेंगे, ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना, दिन खराब हो जाता है। इसके बाद ये इलेक्शंस क्लियर है, 389 मेंबर्स, 389 मेंबर्स में हमने इलेक्शन कितने पे करवा दिया, 296 पे। अब बिना देखे साफ तौर पर बताइए कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, 208 सीटें जीती हैं। मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें, 73 सीटें जीती हैं। और अन्य कौन बचे, 15। और डायरेक्टली आपकी 93 सीटें कहां से आई हैं, इलेक्ट होकर, अपॉइंट होकर। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो पहले इलेक्शन हुए वो आपको एकदम क्लियर हो चुके हैं कि कितनी सीटों पर हुए, कहां अपॉइंट किए गए, कहां इलेक्ट किए गए, और कहां पर कितनी सीटें किसने जीती हैं। सही है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको। आगे देखते हैं, प्रमुख महिला सदस्य। अब देखो महिला, अभी भी आपका एक नया नारी शक्ति बिल आया है जिसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा 2000 कब से, 26 से दिया जाएगा, जो अपने आप में काफी अच्छा बिल है। महिलाओं का स्थान दिया जाना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट, है ना। तो उस समय भी वुमेन एम्पावरमेंट था, क्योंकि महिलाओं का स्थान तो होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो बेहतर जुड़ाव तरीके से हमें बता सकती हैं। आप लोगों को देना है ना देश के हित में अपना स्थान महिलाओं को, तो मेहनत करनी पड़ेगी जैसी इन्होंने की थी उस समय। अब कुछ प्रमुख नाम हम देखते हैं जिससे शायद आप बचपन से ही परिचित हैं, या आपने कहीं ना कहीं तो इन नामों को जरूर सुना होगा। कितनी महिला सदस्य आई थी, 15। अंबु स्वामीनाथन, ये नाम अभी याद करेंगे हम, ठीक है, अभी के अभी हम इन सारे नामों को याद करेंगे। देखो मैं आपसे कल को पूछूं या 15 दिन 20 दिन बाद पूछूं कि चलो मुझे बताओ जिन महिलाओं के नाम मैंने आपको याद कराए थे, हो सकता है आप मुझे ना बता पाओ, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर यदि मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको 4 नाम देता हूं, इसमें से एक नाम बताओ जो सदस्य नहीं था, या मैं आपको 4 नाम देता हूं, मुझे एक नाम बताओ जो सदस्य था, तो हमारा ब्रेन तो इतना रिकॉल करता है कि इतने नाम उसने कहीं तो सुने थे। क्लियर है, तो पहला नाम अंबु स्वामीनाथन, दूसरा नाम, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वही राजकुमारी अमृत कौर हैं जो सीपीएन बरार से आई हैं, अर्थात हमारे मध्य प्रदेश वर्तमान से चुनकर आई हैं। छठवां नाम, सातवां, आठवां और नौवां, बेगम एजाज रसूल, संविधान सभा की 15 में से एकमात्र मुस्लिम मुस्लिम महिला सदस्य, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। ये 15 की 15 महिलाओं की फोटो भी लगी है, नाम भी है। आप पीडीएफ में इसको एक बार अच्छे से देखेंगे, पर इतने नाम आप अभी याद रखिए। पहला नाम अंबु स्वामीनाथन, पहला नाम क्या, दूसरा नाम हंसा मेहता, अंबु स्वामीनाथन, हंसा मेहता। तीसरा नाम कमला चौधरी, अभी याद करो क्योंकि अभी ब्लैंक स्क्रीन पे मैं आपसे सुनकर ही लिखने वाला हूं, ठीक है, मैं भूल जाऊंगा अभी 5 मिनट में सब। चौथा नाम पूर्णिमा बनर्जी, पांचवा नाम, देखो इनमें से आप लोगों ने राजकुमारी अमृत कौर, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, बेगम एजाज रसूल, ये नाम तो सबसे आसान है आपको याद करना। एकमात्र मुस्लिम बेगम एजाज रसूल, क्लियर है। फिर सरोजनी नायडू, क्लियर है। फिर आपको सुचेता कृपलानी, ये भी पता है। फिर विजया लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृत कौर। बस 4 नामों में मेहनत कर लो आप। पहला नाम अंबु स्वामीनाथन, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, तो मैं लिखूं अब, ठीक है देखते हैं। पहला नाम बताओ, अंबु स्वामीनाथन। दूसरा नाम हंसा मेहता। तीसरा नाम कमला हैरिस। अच्छा, कमला हैरिस कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। जब अमेरिका बोलते हैं तो अमेरिका का मतलब दोनों कॉन्टिनेंट्स होते हैं, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चौथा नाम बताइए,
पूर्णिमा बनर्जी, बहुत बढ़िया। पांचवा नाम बताइए। राजकुमारी अमृत कौर, कहां से चुनकर आई हैं? सीपीएन बरार से, बहुत बढ़िया। छठवां नाम बताइए। विजया लक्ष्मी पंडित, इस नाम से तो बहुत अच्छे से आप परिचित होंगे। सातवां, भारत कोकिला, कौन? सरोजनी नायडू। आठवां नाम, सुचेता कृपलानी। कितने भाग्यशाली हैं ये महिलाएं, जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस सभा में ये बैठी हुई थी, वर्तमान में आज के हमारे सेंट्रल हॉल में, और क्या लिख रही हैं बैठकर साथ में? हमारे भारत के संविधान में। नौवां नाम, बेगम एजाज रसूल, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। तो ये नाम क्लियर है, इनसे थोड़ा फ्रेंडली हो जाना कि आपको हमेशा ये नाम याद रहे। तो चलिए, ये तो हो गए महिला सदस्य। अब इसके बाद क्या होता है, हमने देख लिया संविधान सभा के इलेक्शंस हो गए, हमने देख लिया एक सभा भी बैठ चुकी है, हमने ये भी देख लिया कि इसमें महिला सदस्य कितनी थी, एंग्लो इंडियन कितने थे, एसटी कितने थे, एससी कितने थे, और हमने जो मुख्य महिला सदस्य थे उनके नाम भी देख लिए। ठीक है, अब देखना क्या है, अब ये देखना है कि जब पहली संविधान सभा बैठी है, जब पहली सरकार चुनकर आई है, तो इसका मतलब है कि पहला मंत्रिमंडल भी अवश्य बनाया जाएगा। और ये जो मंत्रिमंडल होगा ये अंतरिम होगा, मतलब कार्यवाहक होगा। आजादी के बाद एक परमानेंट मंत्रिमंडल आपका बनेगा, पर अभी आपकी जो गवर्नमेंट बनेगी या मिनिस्ट्री बनेगी वो कौन सी होगी? अंतरिम सरकार होगी। और इस अंतरिम सरकार में किसने कौन सा पद लिया ये हमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अंतरिम सरकार निर्वाचन के परिणाम स्वरूप चुनाव परिणाम के आधार पर 2 सितंबर 1946, अभी भी हम किस वर्ष में हैं? 1946। अभी दिसंबर तक जाएंगे हम, जब संविधान सभा की बैठकें शुरू होंगी। पंडित लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में किसका गठन? अब आप ये चीज बिल्कुल याद रखेंगे कि पहली अंतरिम सरकार, ये अंतिम लिखा है, ये अंतरिम है, ठीक है। पहली अंतरिम सरकार किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? माउंट बैटन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष बने। एक्चुअल में उपाध्यक्ष, या आप बोल सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, है ना? क्या बोल सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट किसके? उस संविधान सभा के। और वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया उस समय। भले ही मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की अपनी मांग पर जोर देते हुए अंतरिम सरकार का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः वह इसका हिस्सा बन गए। पहले क्या बोला? नहीं आना संविधान सभा में, जाओ, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। और हमें क्या चाहिए? इज्जत। हम चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को मानो, पर आप तो हमें इज्जत भी नहीं देते, तो नहीं आना, जाओ, बॉयकॉट। फिर बोले ओके मत आओ, हम सरकार बना रहे हैं, हम बहुत मेंबर है हमारे पास, अगर थोड़े बहुत नहीं आएंगे 73 तो क्या कर लोगे, मत आओ, आपकी दिक्कत है, हम तो वैसे ही बनाने वाले हैं। फिर इन्हें लगा कि दिक्कत हो सकती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि देखो यार, मैं तो ईगोइस्टिक बंदा हूँ, मैं तो ईगो में रहता हूँ, फुल एटीट्यूड में, अगर मैं संविधान सभा में आ गया तो ये हंसेंगे मेरे ऊपर कि अभी तो बहुत कूद रहा था, है ना, कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। और जैसे ही मंत्रिमंडल बंटना शुरू हुआ सबसे पहले आके खड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला कि लियाकत भाई आप जाओ, 2-3 मेंबर्स को बोला तुम लोग जाओ, ठीक है, और जाके मंत्रिमंडल की पदवी लो, और वहां जाकर मैं जो बोलूं वो चीजें करना, और थोड़ा सपोर्ट करना मुस्लिम लीग का, और एक अलग राष्ट्र की क्या रखना, मांग रखना। और इन लोग कुछ भी बोले ना, बस चिल्लाते रहना खड़े होकर, सुननी मत किसी की बात, ऐसा बोला इन्होंने। तो अंतिम रूप से क्या होता है, पहले तो मुस्लिम लीग इसका क्या करती है? विरोध करती है, पर बाद में 5 मेंबर्स इसके जाके इसमें सिलेक्ट जाकर बैठ जाते हैं, और बाद में मंत्रिमंडल भी कुछ सदस्य ग्रहण करते हैं। देखो, मोहम्मद अली जिन्ना के शब्दों में, लीग यानी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के पोषित लक्ष्य के लिए लड़ने के लिए अंतरिम सरकार में जा रही है। क्या बोला इन्होंने? वैसे तो हमें आना नहीं है संविधान सभा में, है ना, हमें कोई शौक भी नहीं है आपकी संविधान सभा में बैठने का, और हमें मतलब भी नहीं अंतरिम सरकार से, पर हमें चिंता है जो बनने वाला है, कौन? पाकिस्तान। तो उसके ध्यान के लिए मजबूरी में थोड़ा सा अपना ईगो हम कम करके कहां पर आएंगे? अंतरिम सरकार का हिस्सा बनने के लिए आएंगे। ये है भारत की पहली अंतरिम सरकार। ठीक है, ये वे लोग हैं जिन्हें अलग अलग पदवी या मंत्रालय, या बोल सकते हैं उस समय के विभाग दिए गए थे, और उस विभाग का कार्यभार इन्हें दिया गया था। वैसे अंतरिम सरकार बहुत वर्षों तक नहीं चली। 1947 में आप देखोगे कि स्वतंत्र भारत की एक अलग से अंतरिम सरकार
अंतरिम सरकार नहीं, स्वतंत्र भारत की एक सरकार क्या होगी, बनाई जाएगी। अब यहाँ पे कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष, मैंने आपसे बोला उपाध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष वॉइस रॉय बने, ये हैं आपके वेवेल। वेवेल याद है, 1945 शिमला सम्मेलन किसने आयोजित करवाया था, वेवेल ने करवाया था। उपराष्ट्रपति या बोलना चाहिए उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, अच्छा ये ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मामले कौन कौन से अपने पास रखे वो या विभाग कौन से रखे वो देखना। विदेश मामले किसने रखा, किसने, अच्छा देखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति का पितामह कहा जाता है, ठीक है, या विदेश नीति का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो जब भारत आजाद हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। फिलहाल विदेश मामले किसके पास है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ से संबंधित मामले किसके पास है, नेहरू के पास है, ठीक है। तो हमने ये विभाग किसको दे दिए, नेहरू भी तो चुनकर आए हैं, बैठे हुए हैं, तो एक विभाग किसने ले लिया, पंडित नेहरू ने ले लिया। सरदार पटेल स्वयं। गृह मामले किसके पास है, गृह मतलब होम मिनिस्ट्री, और ये गृह मंत्रालय अपने पास ही रखेंगे, तभी तो ये भारत को यूनाइट करेंगे आगे जाके। सूचना एवं प्रसारण सरदार पटेल ने अपने पास रखा। कृषि एवं खाद्य किसने, राजेंद्र प्रसाद। देखो अभी संविधान की बैठकें शुरू नहीं हुई हैं, अभी तो अंतरिम सरकार बन रही है, और अंतरिम सरकार जब बन जाएगी तब संविधान सभा की जब पहली बैठक होगी तो उस बैठक का एक क्या चुना जाएगा, अध्यक्ष चुना जाएगा, जो भारतीय संविधान सभा का सदस्य होगा। और वो जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो एक ही बैठक के लिए रहेगा, और अगली बैठक में फिर से उस अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा, क्योंकि जो पहला अध्यक्ष चुना जाएगा वो अस्थायी तौर पर चुना जाएगा, फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, तो वो तो हम देखेंगे संविधान सभा की बैठक में। फिलहाल तो अभी हम संविधान सभा को ला चुके हैं, अब हम उन्हें मंत्रालय सौंप रहे हैं। इसके बाद जब सारी चीजों से हम फ्री हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, बैठकें आयोजित करेंगे और फिर चर्चाएं शुरू होंगी। वाणिज्य मंत्रालय कॉमर्स इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर ने अपने पास रखा। रक्षा मंत्रालय याद रखना, जिसके पास बल होता है वही रक्षा कर सकता है, ये ट्रिक आपको हमेशा साथ देगी। तो पहली बार में आपका रक्षा मंत्रालय किसने अपने पास रखा था, बलदेव सिंह ने रखा था। वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान किसके मित्र हैं, ये भेजा है ना पीछे से, जाओ तुम जाओ हमारी बात रखना और जाके कैबिनेट का क्या बनो, अंतरिम सरकार का हिस्सा बनो। तो वित्त मंत्रालय किसने अपने पास रखा है, लियाकत अली खान। ये मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, याद रखना, कांग्रेस के सदस्य नहीं है। शिक्षा और कला सी राजगोपालाचारी। अच्छा किसी के दिमाग में ये बात तो नहीं आ रही कि यहाँ शिक्षा मंत्रालय आपने बोल दिया तो अबुल कलाम क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत की सरकार नहीं है। भारत 1946 में स्वतंत्र हुआ है क्या, ये केवल एक अंतरिम सरकार है। तो सी राजगोपालाचारी ने अपने पास क्या रखा है, शिक्षा और कला। स्वास्थ्य मंत्रालय गजनफर अली खान, ये भी किसके सदस्य हैं, मुस्लिम लीग। तो देखो मुस्लिम लीग ने दो मंत्रालय रखे, एक वित्त मंत्रालय और एक स्वास्थ्य मंत्रालय। वैसे इनकी खुद का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, इसलिए बेहतर है कि अपने पास कौन सा मंत्रालय रखें, स्वास्थ्य मंत्रालय। श्रमिक मंत्रालय, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति जगजीवन राम, इन्होंने अपने पास क्या रखा, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वाकई में श्रमिक मंत्रालय यदि अपने पास रखा है तो श्रमिकों के बारे में सोचा भी है। ये देश के ऐसे नेता हैं जो आज ढूंढने से नहीं मिलते हैं, है ना, आप कभी इनके बारे में पढ़िए जगजीवन राम के बारे में। कानून मंत्रालय अपने पास रखा जोगेंद्र नाथ मंडल ने, किसके सदस्य हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य हैं। रेलवे और संचार और डाक और हवाई मंत्रालय ये अपने पास रखा अब्दुल निश्तर ने, ये भी किसके सदस्य हैं, मुस्लिम लीग। पहले तो बॉयकॉट कर रहे हैं और अब सारे मंत्रालय रखते जा रहे हैं। कार्य खान यानी खदान और बिजली मंत्रालय किसने अपने पास रखा, सी एच भाभा, नाम सुना होगा आपने सी एच भाभा का, सी एच भाभा ने ये मंत्रालय अपने पास रखा है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से मंत्रालय हैं जो बांटे गए थे, पर ये कुछ प्रमुख नाम है जो आपको याद होने चाहिए या आपके समक्ष रखना मैं उचित समझता था। तो आपको ये चीज क्लियर है कि हमने इलेक्शंस करवाए, इलेक्शंस करवाने के बाद कहां से कितने सदस्य आए, या महिलाएं कितनी थी, एसटी कितने थे, एससी कितने थे। इसके बाद जब सारे सदस्य बैठकर सदन में बैठ गए तो हमने उन्हें क्या सौंपना शुरू किया, एक विभाग सौंपना शुरू किया। और ये जो अंतरिम सरकार हमने बनाई या इस अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया, ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था, माउंटबेटन की अध्यक्षता में किया गया था। और उस समय कार्यकारिणी परिषद जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वेवेल थे। और ये जो सभा थी इसके उपाध्यक्ष कौन थे, अच्छा विदेश मामले किसने अपने पास रखे, गृह मंत्रालय किसने अपने पास रखे, रक्षा मंत्रालय किसने रखा,
स्वास्थ्य मंत्रालय किसने रखा? ये गजनफर अली, इन्होंने क्या रखा अपने पास? ठीक है। और श्रमिक मंत्रालय किसने अपने पास रखा? अब सुनना, हमने मंत्रालय बांट दिए हैं। आज हमने देखा कि अंतरिम सरकार का गठन संविधान सभा में किस प्रकार से किया गया। अब जब अंतरिम सरकार बन चुकी है, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आज के देश में, आज के वर्तमान में हम वोट देते हैं, एक सरकार को चुनते हैं जो लोकसभा में आती है, जिसके पास बहुमत होता है, उसका एक नेता प्रधानमंत्री बनता है और बाकी सदस्य कैबिनेट मंत्री बनते हैं, और जब सब शपथ ले लेते हैं तो फिर वो एक कार्यपालिका कहलाते हैं, और कार्यपालिका बन के वो कार्य करना शुरू करते हैं किसके लिए? हमारे देश के लिए। उसी प्रकार से अब हमने एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया है, और अब ये अंतरिम सरकार और ये संविधान सभा बैठकर किस चीज का निर्माण शुरू करने वाली है? हमारी संविधान पुस्तिका का निर्माण शुरू करने वाली है। अब ये बैठेंगे, ये चर्चाएं करेंगे, ये देखेंगे कि आज के भारत में या आने वाले भारत में किन किन चीजों की आवश्यकता है, या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आज तो हमारे भारत में कुरीतियां बनी हुई हैं, बट इन्हें समय के साथ हमें क्या करना है? धीरे धीरे समाप्त करना है। हमें उस वर्ग को स्थान देना है भारत में जिस वर्ग को हमेशा निम्न वर्ग बोलकर क्या कर दिया गया? पीछे रखा गया। हमें उसे आगे लेकर आना है। वो खुद नहीं आएंगे तो हमें उनका हाथ पकड़कर क्या करना है? आगे लेकर उन्हें आना है, और इस समाज में एक समाजवाद की विचारधारा को लाना है, जिसमें सभी एक समान रूप से क्या कर सके? निवास कर सकें। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे अधिकार दिए जाएंगे, पर इन अधिकारों को देने से पूर्व बहुत बहस भी होने वाली है। अभी पाकिस्तान बना नहीं है तो बहस तो बहुत होने वाली है। कुछ मत किसी को किसी के पसंद नहीं आएंगे, तो कुछ मत पे ज्यादा बहसें होंगी, तो कुछ मत आसानी से पास हो जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से संविधान सभा की पहली बैठक। पहली बैठक होगी, वो बैठक आपकी सेंट्रल हॉल में होगी। उस सेंट्रल हॉल में एक अध्यक्ष चुने जाएंगे और बाकी सभी बैठकर कुछ चर्चाएं करेंगे, और हर बैठक में अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है तो वो उस बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इसके अलावा अंतरिम सरकार बनी और बैठकें हुई, इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समितियां। संविधान सभा में अलग अलग समितियां बनाई गई थी ताकि हर कार्य एक अलग समिति को सौंपा जा सके। तो वो समिति किसको दी गई, क्यों दी गई, और उस समिति ने कार्य क्या किया, ये चीजें हमें समझनी है। संविधान सभा जब बनी तो संविधान सभा की मोहर क्या थी? संविधान सभा जब बनी तो संविधान पुस्तक लिखने का काम किसको दिया गया? जब संविधान पुस्तक लिखी गई तो उसमें जो कैलीग्राफी का काम किया गया या जो उसमें आर्ट का काम किया गया वो किसके द्वारा किया गया? अब ये चीजें धीरे धीरे कब डिसाइड होंगी? उस बैठक में डिसाइड होंगी। क्लियर है? तो संविधान सभा की पहली बैठक हम बुलाने वाले हैं, इस सेंट्रल हॉल में बैठाने वाले हैं। कब से? कल से। तो आप सभी को मौजूद रहना है। आप सभी मेंबर्स हैं संविधान सभा के। भारत का संविधान हम लिखने वाले हैं, तो सभी बैठकर इस संविधान को समझेंगे और उसकी गहराई में जाकर अपने देश के साथ जो जुड़ाव है उस चीज को महसूस करेंगे। क्लियर है? तो कोई डाउट है? जय हिंद।